A very good evening to all of you, and you all are welcome to a unique class of the explanation of the new book of Objective General English by Dr. R.S. Agrawal. R.S. अग्रवाल की न्यू बुक को अब मैं यूट्यूब पर एक्सप्लेन करने लगा हूँ। पहले जो पुरानी किताब थी उसे मैंने एक्सप्लेन किया है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड सभी कंप्लीटेड हैं, लेकिन न्यू बुक में बहुत सारे चेंजेज हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किया और बताया कि सर न्यू बुक पहले वाले से चेंज्ड है, तो आप उसे एक्सप्लेन कर दें। तो मैंने शुरू कर दिया है। आप सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जितने अधिक लोग जुड़ेंगे, एक मेरे को भी एनकरेजमेंट मिलेगा और सारे वीडियोस और सारे क्लासेस इस पर लेने की। तो शेयर जरूर करें। ये मेरे कुछ सोशल साइट्स हैं, यहाँ आप जुड़ सकते हैं। जो भी मैं यूट्यूब पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी जो पीडीएफ्स आप जो आपके सामने चल रहा है, इसे जो पहले हुए हैं उसे भी अपने एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा ऐप पर अपलोड कर देता हूँ। आप वहाँ से ज़रूर देखें, वहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एक्सप्लेन्ड पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा ऐप डाउनलोड कर लें और फ्री मटेरियल में आपको ये सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी, फ्री मटेरियल में। आइए सेट 2 को एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें एक क्लास पहले हो चुका है। आज 18 से आगे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इनफ्रीक्वेंट, और इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप कमेंट करके बताएं आंसर क्या होगा। इनफ्रीक्वेंट एडजेक्टिव है। ऑप्शन ए नेवर बी, यूजुअल, सी रेयर और डी समटाइम्स। तो आप कमेंट करेंगे आंसर होगा क्या। सभी एडजेक्टिव हैं। इनफ्रीक्वेंट, नॉट हैपनिंग ऑफन, यानी कोई चीज जो बार बार घटित नहीं होती है उसे इनफ्रीक्वेंट कहते हैं। कभी कभी होने वाला, या विरल, या प्रायिक, जो कभी कभी हो। नेवर कभी नहीं, यूजुअल अक्सर, रेयर दुर्लभ, और समटाइम्स कभी कभी। तो कभी कभी होने वाला, तो इनफ्रीक्वेंट के लिए हम समटाइम्स का यूज करते हैं। इनफ्रीक्वेंट कभी कभी, हम समटाइम्स का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शब्द है डिस्टिंग्यूश। डिस्टिंग्यूश के लिए 4 ऑप्शन है। डार्कन, अबोलिश, डिफरेंशिएट एंड कंफ्यूज। आंसर दिया जाए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। डार्कन, अबोलिश, डिफरेंशिएट एंड कंफ्यूज। शब्द है डिस्टिंग्यूश। डिस्टिंग्यूश का मीनिंग क्या है? टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स और पीपल, पर्सन्स यू में से। दो लोगों, दो चीजों के बीच के अंतर को करना डिस्टिंग्यूश है। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपने देखा होगा कि डिस्टिंग्यूश के साथ डिफरेंस का यूज गलत माना जाता है, क्योंकि डिफरेंस ये खुद करता है। इसलिए आप याद कर लें कि जहां डिस्टिंग्यूश का आप यूज करेंगे वहां डिफरेंस का यूज नहीं होता है। दो वस्तुओं या व्यक्तियों में अंतर पहचानना डिस्टिंग्यूश है। अंतर कर लेना यह डिस्टिंग्यूश है। ए में डार्कन, अंधेरा होना, अंधेरा कर देना। डार्कन, डार्क से डार्कन बना है। अबोलिश, उन्मूलन करना। आप कमेंट करके बताएं अबोलिश के लिए सिनोनिम क्या हो सकता है। आपको क्या मालूम है, कमेंट करके बताएं। डी, डिफरेंशिएट, अंतर करना। कंफ्यूज, दुविधा में डाल देना। तो कंफ्यूज का सिनोनिम कन्फाउंड भी होता है, बैफल भी होता है। बैफल। और मैंने आपसे कहा कि आप अबोलिश का सिनोनिम बता दें। चलिए पहले इसे कर लेते हैं। डिस्टिंग्विश के लिए आप डिफरेंशिएट सेलेक्ट करेंगे। अबोलिश का सिनोनिम अपरूट होता है, उखाड़ फेंकना या उन्मूलन करना। आप रूट आउट भी लिख सकते हैं, आप इरेडिकेट भी याद करेंगे। इरेडिकेट, उन्मूलन करना, उखाड़ फेंकना, जड़मूल से समाप्त करना। 19 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। 20 का आंसर दें। शब्द है ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई एक वर्ब है। इसके लिए 4 ऑप्शन है। फ्रैंक, अप्रिसिएट, पैसिफाई एंड इंडल्ज। कमेंट करें आप लोग।
फ्रैंक, अप्रिसिएट, पैसिफाई एंड इंडल्ज। ग्रेटिफाई वर्ब है टू गिव समबडी प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन। किसी को प्लेजर और सेटिस्फैक्शन देना ग्रेटिफाई है। ग्रेटिफाई मीन्स संतुष्ट करना, किसी को तृप्त कर देना। यदि वो किसी प्लेजर को चाहता है तो उस प्लेजर के द्वारा उसे संतुष्ट या तृप्त कर देना, शांत कर देना। किसी के अंदर कोई इच्छा जागृत हुई है, उस चीज को प्रदान करके उसकी इच्छा को शांत कर देना, यह ग्रेटिफाई है। फ्रैंक, निसंकोच। फ्रैंक का सिनोनिम क्या होगा, कमेंट करके बताएं आप। अप्रिसिएट, सराहना करना, प्रशंसा करना। पैसिफाई, किसी नाराज या परेशान व्यक्ति को शांत एवं स्थिर करना। अब यहाँ हम यही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इंडल्ज, मौज मस्ती करना या आनंद के लिए किसी चीज में लिप्त होना, आनंद के लिए किसी काम में किसी चीज में लिप्त हो जाना। तो मैंने आपसे कहा कि फ्रैंक का सिनोनिम दे दें। फ्रैंक मीन्स होता है निसंकोच, इसका सिनोनिम कैंडिड होता है। अब एक और वर्ड आपको बताऊंगा। अगर आपसे फ्रैंकनेस का सिनोनिम पूछ दिया जाए तो अच्छा, यहाँ निसंकोच नहीं, निसंकोची होगा, और यहाँ होता है निसंकोच। तो फ्रैंकनेस के लिए हमें लिखना पड़ता है कैंडूर। फ्रैंकनेस का सिनोनिम कैंडूर होता है और फ्रैंक का सिनोनिम कैंडीड होता है। याद करेंगे इसे आप। तो 20 का आंसर सी होगा। ये मैंने डी को चिन्हित क्यों कर दिया, आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने शब्द है पेंचेंट। पेंचेंट के ऑप्शंस में आप लाइक, ईगरनेस, पैसिफाई और इंडल्स देख रहे हैं। इंडल्स का यहाँ रिपीटिशन है, पहले वर्ड में भी था। पेंचेंट के लिए 4 ऑप्शन, लाइक, ईगरनेस, पैसिफाई और इंडल्ज। पेंचेंट, समथिंग दैट यू लाइक वेरी मच टू डू, वह चीज जिसको आपके अंदर करने की बहुत इच्छा हो। तो वो जो इच्छा है उसे हम पेंचंत कहते हैं। एक पसंद, एक झुकाव किसी चीज के प्रति पेंचंत कहा जाता है। अत्यधिक रुचि, झुकाव या विशेष रुचि। लाइक पसंद या लाइक मीन्स जैसा भी होता है। लाइक वर्ब का काम करता है, लाइक नाउन का काम करता है, लाइक प्रेपोजिशन का काम करता है, लाइक कंजंक्शन का काम करता है। अगर हम सदृश्य लिख दें, सदृश्य, तो यह एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसा लिख रहे हैं तो प्रेपोजिशन हो जाएगा। पसंद करना लिखेंगे तो वर्ब हो जाएगा, पसंद लिख दें तो नाउन हो जाएगा। लाइक का बहुत फंक्शन है। तो 21 का आंसर ए होगा। ईगरनेस, उत्सुकता, आतुरता, उत्कंठा किसी चीज को पाने की, ईगरनेस है। ईगर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डिसेबिलिटी, असमर्थता, विकलांगता, अपंगता, अयोग्यता। डिसलाइक, नापसंदगी या नफरत। तो आंसर 21 का ए होगा। 22 आपके सामने शब्द है बार्टर। बार्टर के लिए 4 ऑप्शन है, डील, रिटर्न, लेंड और एक्सचेंज। डील, रिटर्न, लेंड एंड एक्सचेंज। शब्द है बार्टर जो कि अपने आप में एक वर्ब है। अर्थ होता है टू एक्सचेंज गुड्स, सामानों का आदान प्रदान करना, सर्विसेज का आदान प्रदान करना, प्रॉपर्टी का आदान प्रदान करना, और सामान के बदले सामान देना, पैसा नहीं, क्योंकि पैसा देंगे तो वो खरीद बिक्री हो जाएगी। सामान के बदले सामान देना, फॉर अदर गुड्स विदाउट यूजिंग मनी। यानी जब आप किसी के साथ बार्टरिंग करते हैं तो आप मनी लेकर कोई और चीज नहीं देते, आप चीज के बदले, वस्तु के बदले वस्तु का आप विनिमय करते हैं, अदला बदली करते हैं, बार्टर। ए डील, बेचना, व्यवहार करना, बर्ताव करना। डील मीन्स निबटना भी होता है। रिटर्न, वापस होना, लेंड, उधार देना, एक्सचेंज, अदला बदली करना। तो आंसर 22 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 शब्द है टर्मिनेट। टर्मिनेट के लिए ऑप्शन नंबर ए में सस्पेंड, बी डिसमिस, सी एंड और डी इंटरप्ट। टर्मिनेट शब्द वर्ब है।
सारे ऑप्शंस भी वर्ब हैं। ऐसे इंड जो है एज एक्टिव का काम भी कर लेता है। सस्पेंड है, डिसमिस है, एंड है और इंटरप्ट है। टर्मिनेट, टू एंड और टू मेक समथिंग एंड। समाप्त कर देना एक नाउन के रूप में लिखा जा रहा है कि आपको वर्ब के रूप में लिखा जा रहा है। टू एंड वर्ब हो गया, टू मेक समथिंग एंड, एंड यहाँ नाउन बना दिया गया। तो समाप्त होना या समाप्त करना। ऑप्शन सस्पेंड निलंबित करना, डिसमिस खारिज करना, एंड समाप्त करना। तो जब इसका मीनिंग ही टू एंड है तो हम टू एंड तो सेलेक्ट करेंगे ही। इंटरप्ट हस्तक्षेप करना, विघ्न डालना, व्यवधान डालना, बीच में टोकना, बीच में टपक पड़ना, इंटरप्ट। 23 का आंसर सी। 24 एंड वर्ड है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसे भी हम कई रूप में यूज करते हैं। अब देख लेते हैं। ए डिसओबे, बी चैलेंज, सी डिनाई एंड डी डिसअप्रूव। ऑप्शंस जो हैं ये सभी वर्ब हैं, यानी यहाँ हमें ऑब्जेक्ट को वर्ब के रूप में यूज करना है, लेकिन हम इसके अन्य मीनिंग पर भी चर्चा करेंगे। तो वर्ड है ऑब्जेक्ट, डिसओबे है, चैलेंज है, डिनाई और डिसअप्रूव है। ऑब्जेक्ट है क्या? अ थिंग दैट कैन बी सीन और टच्ड, वह वस्तु जिसे आप देख सके, छू सकें। बट इज नॉट अलाइव, लेकिन जो जीवित न हो, यानी वस्तु, चीज को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ग्रामर में ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म होता है। दूसरा, एन एम और पर्पस, लक्ष्य या उद्देश्य। ऑब्जेक्ट मीन्स लक्ष्य या उद्देश्य भी होता है। ऑब्जेक्ट का सिनोनिम एम भी होता है। ऑब्जेक्ट का सिनोनिम एम भी होता है। यह जब वर्ब का काम करता है तो आपत्ति होना, यानी कोई क्वेश्चन वगैरह उठाया गया, आपकी सहमति उसमें नहीं है, आपको आप उस मत में अपने आप को शामिल नहीं कर पा रहे हैं, यानी इसका सिनोनिम क्या होगा? तो डिसअप्रूव होगा। डिसओबे मीन्स होता है अवज्ञा करना, आज्ञा का उल्लंघन कर देना, डिसओबे है। चैलेंज चुनौती देना, डिनाई इनकार करना या खंडन करना, इनकार करना या खंडन करना। तो आंसर डिसअप्रूव होगा, किसी बात को अनुचित समझना या नापसंद करना, यानी यही न है आपत्ति, आपत्ति होना। 25 शब्द है हैगल। ऑप्शन ए पोस्टपोन, बी एक्सेप्ट, सी बार्गेन और डी रिजेक्ट। हैगल के लिए पोस्टपोन है, एक्सेप्ट है, बार्गेन है और रिजेक्ट है। हैगल, टू आर्ग्यू विद समबडी until you reach an agreement specially about the price of something। किसी चीज को खरीदने में जो हम मोल भाव करते हैं, जब तक हमारे मन चाहे कीमत तक वह दुकानदार आ नहीं जाता, हम करते रहते हैं कि इतना में, इतना में, इतना में। तो दिस इज कॉल्ड हैगलिंग, हैगल करना। तो ऑप्शन क्या है? पोस्टपोन है, स्थगित कर देना, एक्सेप्ट स्वीकार कर लेना, बार्गेन मोल भाव करना और रिजेक्ट रद्द करना। तो आंसर बार्गेन होगा। पोस्टपोन का सिनोनिम भी बार बार पूछता है, कमेंट करें, देखूंगा किसको किसको याद है। सॉरी, पोस्टपोन का सिनोनिम लिखेंगे आप। शब्द है आपके सामने अब एडवर्सिटी। एडवर्सिटी, ऑप्शन नंबर ए क्राइसिस, यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ए क्राइसिस, बी मिसफॉर्च्यून, सी फेलियर और डी हेल्पलेसनेस। सभी ऑप्शन भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई टी वाई से अंत होने वाले शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होते हैं। आई टी वाई से अंत होने वाले शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होते हैं। एडवर्सिटी, अ डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन, विपत्ति, वह सिचुएशन जो बहुत डिफिकल्ट हो आपके लिए, आप उससे निकल ना पा रहे हो, एक फंसे हुए हो उसमें, विपत्ति। क्राइसिस, संकट या कमी। मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य, विपत्ति या अनर्थ। डी फेलियर, असफलता और डी हेल्पलेसनेस, लाचारी। हेल्पलेसनेस असमर्थता भी आप कह सकते हैं, लाचारी भी आप कह सकते हैं, असहाय होने की स्थिति हेल्पलेसनेस है। आंसर 26 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 शब्द आ गया कैंडिड, और संयोग बस मैं आज ही शायद वर्ड नंबर 1 में ही इसे एक्सप्लेन किया हूं, बताया हूं आपको। कैंडिड, ऑप्शन नंबर ए रूड, बी इम्पर्टिनेंट, सी ब्लंट और डी फ्रैंक।
ये तो स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है कि आंसर क्या होगा। कैंडिड सेइंग एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक, मतलब आप जो सोच रहे हो उसे उसी रूप में कह जाना, मन में जो है बाहर भी वही है। इस तरह के व्यक्ति को हम फ्रैंक या कैंडिड कहते हैं। कुछ लोग कपटी होते हैं, सोचेंगे कुछ बोलेंगे कुछ और। तो जो कैंडिड है वो जो सोचता है वही बोलता है। रूड, असभ्य, इम्पर्टिनेंट, उदंड या असंगत। योर आंसर वॉज इम्पर्टिनेंट, आपका उत्तर असंगत था, यानी आपने सुटेबल आंसर नहीं दिया, अप्रोप्रिएट आंसर आपने नहीं दिया। ब्लंट, कुंद, भोथरा। ब्लंट मीन्स मुंहफट भी होता है, जो मुंह पर ही थोड़ा रफ मैनर में बोल जाए उसे हम ब्लंट कहते हैं। ब्लंट आप टूल्स के लिए भी यूज करते हैं, कैंची वगैरह। ब्लंट है यानी काट नहीं रहा है, भोथ है। फ्रैंक, निसंकोची। तो आंसर डी होगा 27 का। क्वेश्चन नंबर 28, शब्द है इफेमेरल, एडजेक्टिव है, अंत में ए एल है, और ए एल से अंत होने वाले 99% वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, 1% वर्ड नाउन भी होते हैं। इफेमेरल के लिए ऑप्शन नंबर ए अनरियल, बी मिथिकल, सी शॉर्ट लिविंग, और डी आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल। ephemeral, lasting or used for only a short period of time, वह जो बहुत कम समय के लिए हो उसे हम इफेमेरल कहते हैं। अल्पकालिक, क्षणिक, जो जल्द ही समाप्त हो जाने वाला हो, क्षणिक या अल्पकालिक। अनरियल, अवास्तविक, जो वास्तविक न हो, जो ट्रू न हो, जो रियल न हो। मिथिकल, यथार्थ या सत्य नहीं, केवल काल्पनिक, जो मिथ पर आधारित हो उसे हम मिथिकल कहते हैं। शॉर्ट लिविंग, अल्पायु, अल्पायु कम आयु वाला। आर्टिफिशियल, कृत्रिम, कहीं कहीं इफेमेरल के लिए शॉर्ट लाइव्ड भी मिलता है। तो अगर आपको कहीं शॉर्ट लाइव्ड मिले तो भी आप हिचकिचाएंगे नहीं, आंसर आपका शॉर्ट लाइव्ड भी उतना ही सही है। और आर्टिफिशियल, कृत्रिम, मैनमेड। 28 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 29, शब्द है टैसिटनिटी। टैसिटनिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। टैसिटनिटी देखिए एक पहचान जो आपको दिया हूं, ITY यहां भी है। रिजर्व है, हेजिटेशन है, चेंजिएबलनेस है, और डमनेस है। डमनेस है, तो सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही हैं। आंसर देंगे आप। टैसिटर्निटी के लिए रिजर्व है, हेजिटेशन है, चेंजिएबलनेस है, और डमनेस है। Taciturnity, the state or quality of being reserved or reticent in conversation. कॉन्वर्सेशन में बहुत कम बोलना, ना के बराबर बोलना, इस क्वालिटी को हम टैसिटर्निटी कहते हैं। अल्पभाषिता हिंदी में कहेंगे, ना के बराबर शब्दों का प्रयोग रेटिसेंस कहलाता है। रेटिसेंस कहें या टैसिटर्निटी कहें, रिजर्व कहें, बात एक ही है। तो ऑप्शन में अल्पभाषिता, रिजर्व, आंसर हम ए सेलेक्ट करेंगे। आरक्षित करना, कराना, कराना नहीं करना, ये मिस्टेक है। रिजर्व आरक्षित करना, रिजर्व से ही ना रिजर्वेशन बनता है, आरक्षण। कानून द्वारा सुरक्षित भूभाग को भी रिजर्व कहा जाता है। कानून द्वारा सुरक्षित भूभाग रिजर्व है। हेजिटेशन, हिचकिचाहट या संकोच। चेंजेबलनेस में परिवर्तनशीलता। डमनेस, गूंगापन, गूंगापन बिल्कुल बोलेगा ही नहीं जिसमें गूंगापन होगी। और जो रेटिसेंस जिसमें है, जो रेटिसेंट है वह बोलता है लेकिन बहुत कम, ना के बराबर। तो 29 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, शब्द है ब्लीथ। ब्लीथ के लिए ऑप्शन ए ग्रेसफुल, बी जोयस, सी गिडी, और डी अदर वर्ल्डली। जो वर्ल्डली से अलग है वो अदर वर्ल्डली है। तो 30 का आप आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। ब्लीथ, ग्रेसफुल, जोयस, गीडी, और अदर वर्ल्डली। एडजेक्टिव है ब्लीथ, और इसका यूज होता है शोइंग अ कैजुअल एंड
cheerful indifference considered to be callous or improper. खुश दिल, showing a casual and cheerful indifference considered to be callous. मतलब इसका जो मीनिंग दिया जा रहा है वो खुश दिल से थोड़ा भिन्न है, लेकिन इसका यूज हमेशा खुश मिजाज, खुश दिल के अर्थ में ही होता है. प्लीथ, जोएस. अब सिनोनिम में देखिए जोएस दिया हुआ है, आप इसके लिए जोवियल का यूज भी कर सकते हैं. जोवियल, ग्रेसफुल, सुंदर, आकर्षक. अच्छा, आप जरा कमेंट करके ग्रेसफुल का सिनोनिम लिखें, अनेकों बार पूछा गया है. जोएस, गिडी, चक्कर. अदर वर्ल्डली मीन्स होता है रिलेटिंग टू और रिलेटेड टू इमेजिनरी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड. जो इस सांसारिक दुनिया से अलग की चीज हो उसे हम अदर वर्ल्डली कहते हैं. आध्यात्मिक दुनिया का, वर्ल्डली है तो दुनिया नहीं, दुनिया का. और मैंने कहा था आपसे कि ग्रेसफुल का सिनोनिम लिख दें, तो आप अट्रैक्टिव लिख सकते हैं, आप एलिगेंट लिख सकते हैं, एलिगेंट, ब्यूटीफुल आप लिख सकते हैं, आप कॉमेली लिखेंगे. आंसर 30 का बी होगा. क्वेश्चन नंबर 31 शब्द है एडमिट. एडमिट, ए डिसाइड, बी रियलाइज, सी एक्सेप्ट और डी कमिट. आंसर देंगे आप एडमिट शब्द के लिए. चार ऑप्शन, ए डिसाइड, बी रियलाइज, सी एक्सेप्ट और डी कमिट. एडमिट क्या है? मान लेना, स्वीकार कर लेना एडमिट है. जिसे आप मानना नहीं चाहते हैं लेकिन अब मानना पड़ रहा है, वहां एडमिट का यूज करते हैं. नामांकन लेने में भी हम एडमिट का यूज करते हैं. अस्पताल इत्यादि में भर्ती होने में भी एडमिट का यूज होता है. इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं. टू अग्री दैट समथिंग अनप्लीजेंट इज ट्रू और दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग. आपने कुछ गलत कर दिया है, अब आपको कबूल करना पड़ रहा है, वहां एडमिट का यूज करते हैं. और इससे सहमत होना, समथिंग अनप्लीजेंट लेकिन ट्रू. कुछ है जो अनप्लीजेंट है लेकिन ट्रू है, तो आप एक्सेप्ट करिए उसको. टू अलाउ समबडी समथिंग टू एंटर, किसी को प्रवेश करने देने की अनुमति देना भी एडमिट है. और टू टेक समबडी इनटू अ प्लेस, किसी को किसी प्लेस में वही भर्ती करना. ए डिसाइड, निश्चय करना, बी रियलाइज, एहसास करना, सी एक्सेप्ट, स्वीकार करना और डी कमिट, अंजाम देना या वचन देना. कमिट शब्द का दो अर्थों में हम प्रयोग करते हैं. आंसर एक्सेप्ट होगा, स्वीकार करना. कमिट, कमिट मीन्स अंजाम देना. अब जब अंजाम देना के लिए आप इसे यूज करेंगे तो इसका सिनोनिम परपेट्रेट होगा. अंजाम देने के अर्थ में आपको सिनोनिम लिखना होगा परपेट्रेट. गलत काम करने में, जैसे फांसी लगा लेने में कमिट होता है, कमिट सुसाइड. जुल्म इत्यादि करने में कमिट क्राइम या परपेट्रेट क्राइम का हम यूज करते हैं. परपेट्रेट माइंडलेस एक्ट, कमिट माइंडलेस एक्ट. तो कमिट जब अंजाम देने के अर्थ में यूज होगा तब सिनोनिम आपको परपेट्रेट लिखना है. और ऐसे कमिट मीन्स वचन देना भी होता है. टू गिव वर्ड, आई हैव गिवन हिम वर्ड, मैंने उसे वचन दे दिया है. एक बात और सीख लें, गिव वर्ड में कभी वर्ड्स मत लिखिएगा. वचन देने में वर्ड का प्लुरल नहीं बनाया जाता है. यहाँ यह शब्द नहीं है, वचन है, इसलिए गिव वर्ड्स ना लिखें. ये भी कॉमन एयर में अक्सर पूछा गया है. 31 का आंसर सी होगा. 32 शब्द है एलिसिट. एलिसिट, ए इंड्यूस, बी एक्सट्रैक्ट, सी डिव्यूल्ज और डी इंस्टील. आंसर देंगे आप लोग. एलिसिट शब्द है, वर्ब है अपने आप में. सभी ऑप्शन भी वर्ब है. इंड्यूस है, एक्सट्रैक्ट है, डिव्यूल्ज है और इंस्टील है. एलिसिट, टू मैनेज टू गेट इंफॉर्मेशन, सूचना इत्यादि उगलवा लेना, निकलवा लेना के लिए हम एलिसिट का यूज करते हैं. फैक्ट्स को, रिएक्शंस को, फ्रॉम समबडी, किसी व्यक्ति से कोई सूचना उगलवा लेना, कोई उसके रिएक्शन को निकलवा लेना, उसे ऐसी बात बोल करके, इसे हम एलिसिट कहते हैं. इंड्यूस
राजी करना या उत्प्रेरण करना, उत्प्रेरित करना। इंड्यूस का अर्थ उकसाना भी होता है, इंड्यूस कर देना, उत्प्रेरित कर देना। एक्सट्रैक्ट निचोड़ निकालना, वही है जो काम एलिसिट करता है वही काम एक्सट्रैक्ट करता है। डेव्यूल्ड मीन्स होता है गुप्त बात बताना। ही डेव्यूल्ड द सीक्रेट, उसने रहस्य का उद्घाटन कर दिया। इंस्टील मीन्स होता है किसी के मन में किसी बात या किसी चीज को बैठा देना, इंस्टील। तो आंसर बी होगा 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने। शब्द है ग्रेव। ग्रेव मीन्स कब्र होता है, ग्रेव मीन्स दफनाना होता। ओ मैं क्यों बताने लगा, ओ पहले आप कमेंट कर लें। ऑप्शन नंबर ए में फॉर्मिडेबल, बी में बीटर, सी प्रेग्नेंट और डी सॉलेम। एम के बाद एन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। कभी भी जब फाइनल एम और एन आपको दिखाई पड़े, फाइनल पोजीशन वर्ड के लास्ट में आपको एम के साथ एन दिखाई पड़े, तो आप एन का प्रोनाउंसिएशन न करें। एन हमेशा साइलेंट होता है, नहीं पढ़ना है इसे। आप इसे सॉलेम पढ़ेंगे, सॉलेम। ऐसा नहीं कि सॉलमन या सॉलेमन, कुछ नहीं, गलत होगा। तो ग्रेव, फॉर्मिडेबल, बीटर, प्रेग्नेंट एंड सॉलेम। ग्रेव मैं बता रहा था आपको, ग्रेव मीन्स कब्र होता है, ग्रेव मीन्स दफनाना भी होता है, ग्रेव मीन्स गंभीर भी होता है। गंभीर जो मुस्कुराए नहीं एकदम, वो ग्रेव होता है। द प्लेस वेयर अ डेड बॉडी इज बरीड, वह प्लेस जहां डेड बॉडी को दफनाया जाता है उसे हम ग्रेव। अच्छा, कब्र, वही कब्र, ठीक है, प्लेस है, मन में कुछ और आने लगा था। पैड और सीरियस, प्रतिकूल या गंभीर, सीरियस के लिए भी हम ग्रेव का यूज करते हैं। फॉर्मिडेबल, डर पैदा करने वाला, भयंकर। फॉर्मिडेबल यानी भयंकर, जो भय को उत्पन्न कर दे उसे हम फॉर्मिडेबल कहते हैं। बीटर, क्रोध या घृणा से प्रेरित, कड़वाहट भरा, कड़वा, किसी का स्टेटमेंट जो आपको चुभे उसे हम बीटर कहते हैं। प्रेग्नेंट, गर्भवती, और सॉलेम, अति गंभीर, औपचारिक या सौम्य ढंग से किया गया या कहा गया। इट वॉज अ सॉलम मोमेंट इन माई लाइफ, तब वहां सोलम का अर्थ पवित्र हो जाता है, बहुत बढ़िया हो जाता है, सोलम का मीनिंग वहां बदल जाता है। खैर, शब्द है ग्रेव। यहां हम शब्द क्या दें? डर पैदा करने वाला नहीं होगा, बीटर नहीं होगा, प्रेग्नेंट नहीं होगा, हमें ग्रेव का सिनोनिम सोलेम ही सेलेक्ट करना है। 33 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 34, शब्द है पोर्ट्रे। Portray, A. Communicate, B. Paint, C. Express, D. Draw. Portray क्या है? To show somebody something in a picture. किसी चीज को, किसी व्यक्ति को तस्वीर में दिखाना। To describe somebody something in a piece of writing. चित्रण करना, जब हम किसी के बारे में लिखते हैं तो होता है चरित्र चित्रण करते हैं, चरित्र चित्रण करना यानी किसी को पोर्ट्रे कर देना। इसका एग्जैक्ट सिनोनिम डिपिक्ट होता है, बट ऑप्शन में नहीं दिख रहा। इसका एग्जैक्ट सिनोनिम पोर्ट्रे का डिपिक्ट होता है, लेकिन ऑप्शन में तो दिख ही नहीं रहा। अब देखते हैं क्या होगा। कम्युनिकेट, संचार करना, गमन करना, बातचीत करना, संप्रेषण करना, कम्युनिकेट है। पेंट, किसी सतह या वस्तु पर रंग लगाना या पोतना, पेंट करना, पेंट करना, पोतना। एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करना, भावनाओं इत्यादि को एक्सप्रेस करते हैं हम, अभिव्यक्त करते हैं। और ड्रॉ, किसी का चित्र या आरेख बनाना। खैर, अंतर है दोनों में, पोर्ट्रे और ड्रॉ। ड्रॉ केवल पेंसिल वगैरह के लिए ड्राइंग में यूज होता है, लेकिन यहां हमें इसी को यूज करना होगा। एग्जैक्ट सिनोनिम पोर्ट्रे के लिए डिपिक्ट होता है, ऑप्शन में नहीं है, जो है उसमें सबसे अच्छा डी है, इसलिए हमने सेलेक्ट किया डी। और इसी के साथ सेट 2 होता है कंप्लीट। फिर से एक बार कहूंगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। आप में से कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर आप वीडियो में ये भी नहीं बोल रहे हैं कि लाइक करिए और शेयर करिए।
मुझे लगता है कि बोलना ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी बोला जाए तो कुछ लोग लाइक ज़रूर कर देंगे और कुछ लोग शेयर भी कर देंगे। तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में, और सिनोनिम सेट 3 को एक्सप्लेन मैं करूँगा। उसके बाद 3 के कॉम्प्लीशन पर मैं एंटोनिम्स एक्सप्लेन करूँगा। इस क्रम में हम लोग चलेंगे 3-3 लेकर के। सो विद दैट इट इज़ ओवर। थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू एंड गुड नाइट।